विवाह के बाद आज अमृत राय पहली बार दाननाथ के घर आए थे। प्रेमा तो ऐसी घबरा गई मानो द्वार पर बारात आ गई हो। मुंह से आवाज़ ही न निकली। भय होता था कहीं अमृत राय उसकी आवाज़ न सुन ले। इशारे से महरी को बुलाया और पानदान मंगवा कर पान बनवाने लगी। उधर दाननाथ बाहर निकले तो अमृत राय के सामने आंखें न उठती थी। मुस्कुरा तो रहे थे पर केवल अपनी झेप मिटाने के लिए। अमृत राय ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आज तो यार तुमने कमाल कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी स्पीच न सुनी थी। दाननाथ पछताए कि वह बात प्रेमा ने न सुनी। शर्माते हुए बोले, अजी दिल लगी थी, मैंने कहा यह तमाशा भी कर देखें। अमृत राय, दिल लगी नहीं थी भाई, जादू था, तुमने तो आग लगा दी। अब भला हम जैसे कि कौन मानेगा, मगर सच बताना यार, तुम्हें यह विभूति कैसे हाथ आ गई? मैं तो दास पीस रहा था, मौका होता तो वहीं तुम्हारी मरम्मत करता। तुम कहाँ बैठे थे? मैंने नहीं देखा। सबसे पीछे की तरफ मैं मुंह छिपाए खड़ा था। आओ जरा तुम्हारी पीठ पोछ ठोक दूं। दाननाथ जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप तो पीठ सहलाएंगे और मुझे महीने भर मालिशें करवानी पड़ेगी। सच कहा, मैं आगे चलकर बोल सकूँगा। अमृत राय, अब तुम मेरे हाथों पिटोगे। तुमने पहली ही स्पीच में अपनी धाक जमा दी, आगे चलकर तो तुम्हारा जवाब ही न मिलेगा। मुझे दुख है तो यही कि हम और तुम अब दो प्रतिकूल मार्ग पर चलते नज़र आएंगे, मगर यार यहाँ दूसरी कोई नहीं है। क्या तुम दिल से समझते हो कि सुधारों से हिंदू समाज को हानि पहुँचेगी? दाननाथ ने संभल कर कहा, हाँ भाई, इधर मैंने धर्म साहित्य का जो अध्ययन किया है उसमें भी इसी नतीजे पर पहुंचा, मगर बहुत संभव है कि मुझे भ्रम हुआ हो। अमृत राय तो फिर हमारी और तुम्हारी खूब छनेगी, मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारे सामाजिक सिद्धांतों में चाहे कितना भी भेद क्यों न हो, मंच पर चाहे एक दूसरे को नोच ही क्यों न खाए, मगर मैत्री अक्षुण्ण नहीं रहनी चाहिए। हमारे निज के संबंध पर उनकी आँच तक न आने पाए। मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं। क्षमा करना, मुझे भय है कि तुम दाननाथ के बात पर काटकर कहा, अपनी ओर से भी मैं तुम्हें यही विश्वास दिलाता हूँ, कोई वजह नहीं है कि हमारे धार्मिक विचारों का हमारी मित्रता पर असर पड़े। अमृत राय ने संदिग्ध भाव से कहा, तुम कहते हो मगर मुझे विश्वास नहीं आता। दाननाथ, प्रमाण मिल जाएगा तब तो मानोगे? अमृत राय, और तो घर में सब कुशल है ना? अम्मा जी से मेरा प्रणाम कह देना। दाननाथ, अभी बैठो, इतनी जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। अमृत राय, कई जगह जाना है, अनाथालय के लिए चंदे की अपील करनी है, ज़रा 10-5 आदमियों से मिल तो लूँ। भले आदमी विरोध ही करना था तो अनाथालय बन जाने के बाद करते। तुमने रास्ते में कांटे बिखेर दिए। प्रेमा अभी पान ही बना रही थी और अमृत राय चल दिए। दाननाथ ने आकर कहा, वाह, अब तक तुम्हारे पान ही नहीं लगे। वह चल दिए, आज मान गए। प्रेमा, वह भी सुनने गए थे? दाननाथ, हाँ, पीछे खड़े थे, सामने होते तो आज उनकी दुर्गति हो जाती। अनाथालय के लिए चंदे की अपील करने वाले हैं, मगर देख लेना कौड़ी न मिलेगी। हवा बदल गई, अब दूसरे किसी शहर से चाहे चंदा वसूल कर लाएं, यहाँ तो एक पाई न मिलेगी। प्रेमा, यह तुम कैसे कह सकते हो? पुराने पंडित चाहे सुधारों का विरोध करे, लेकिन शिक्षित समाज तो नहीं कर सकता। दाननाथ, मैं शर्तबद्ध कर सकता हूँ, अगर उन्हें 5,000 भी मिल जाए। प्रेमा, अच्छा, उन्हें एक कौड़ी भी न मिलेगी। झगड़ा काहे का, अब रुपये लाओ, कल पूजा कर आऊँ। भाभी और पूर्णा दोनों को बुलाऊंगी, कुछ मोहल्ले की है, 10-20 ब्राह्मणों का भोजन भी आवश्यक होगा। दाननाथ, यहाँ देवताओं के ऐसे भक्त नहीं हैं, यहाँ 5 आने पैसे हैं, 1.25 पाव लड्डू मंगवा लो। चलो, छुट्टी हुई। प्रेमा, राम जाने, तुम नियत के खड़े खोटे हो। भैंस की चीटी वाले मसल करोगे क्या? शाम को 1.25 सेर कहा था, अब 1.25 पाव पर आ गए। मैंने 1.25 मन की मानता की है।
दाननाथ सच मार डाला तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। कमला प्रसाद ने घर में कदम रखा। प्रेमा ने जरा घूंघट आगे खींच लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमला ने प्रेमा की तरफ ताका भी नहीं। दाननाथ से बोली, भाई साहब तुमने तो आज दुश्मनों की जुबान बंद कर दी। सब के सब घबराए हुए हैं। आज मज़ा तो जब आए कि चंदे की अपील खा ली जाए। कौड़ी न मिले दाननाथ, उन लोगों की संख्या भी थोड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। कमला प्रसाद, कौन अगर 50-500 से ज़्यादा पा जाए तो मूछ मुड़ा लूँ, काशी में मुंह न दिखाऊं। अभी 1 हफ्ता बाकी है, घर घर जाऊंगा। पिताजी के मुकाबले में कमर बांध ली है। वह तो पहले ही सोच रहे थे कि इन विधर्मियों का रंग फीका करना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा बोलने वाला नज़र ना आता था। अब आपके सहयोग से तो हम सारे शहर को हिला सकते हैं। अभी 1000 लठैत तैयार हैं, पूरे 1000। जिस दिन महाशयी जी की अपील होगी, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कोई जाने ही ना पाएगा। बड़े बड़ों को तो हम ठीक कर लेंगे और ऐसे गैर के लिए लठैत काफ़ी है। अधिकांश पढ़े लिखे आदमी ही तो उनके सहायक है। पढ़े लिखे आदमी लड़ाई झगड़े के करीब नहीं जाते। हाँ, कल एक स्पीच तैयार रखिएगा, इससे बढ़कर हो। इधर उनका जलसा हो, उधर उसकी वक्त हमारा जलसा भी हो, फिर देखिएगा क्या गुल खिलता है। दाननाथ ने पुचारा दिया, उनको आपको मालूम नहीं कि हुक्काम सब उनकी तरफ है। हकीम जिला ने तो ज़मीन देने का वादा किया है। कमला प्रसाद हकीम जिला का नाम सुनकर जरा सिटपिटा गए। कुछ सोचकर बोले, हुक्काम उनकी पीठ भले ही ठोक दे, पर रुपए देने वाले जीव नहीं हैं। पाए तो उल्टे बाबू साहब को मूंड ले। हाँ, कलेक्टर साहब का मामला बड़ा बेढब है, मगर कोई बात नहीं। दादाजी से कहता हूँ, आप शहर के 10-5 बड़े बड़े रईस को लेकर साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि अगर आप इस विषय में हस्तक्षेप करेंगे तो शहर में बलवा हो जाएगा। यह कहते कहते एकाएक कमला ने प्रेमा से पूछा, तुम किस तरफ हो प्रेमा? प्रेमा ये बात सुनकर पहले ही से भरी बैठी थी। यह प्रश्न चिंगारी का काम कर गया, मगर कहती क्या, दिल में ऐंठ कर रह गई। बोली, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ती। आप जाने और वह जाने, मैं दोनों तरफ का तमाशा देखूंगी। कहिए अम्मा जी तो कुशल हैं? भाभी जी आजकल क्यों रूठी हुई हैं? मेरे पास कई दिन हुए खत भेजा था, मैं बहुत जल्द मौके चली जाऊंगी। कमला प्रसाद, अभागों के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलती। 1 दर्जन चिट्ठियां तो लिख चुकी है, मगर मायके वालों से भी कोई बात भी नहीं पूछता। कुछ समझ ही में नहीं आता, चाहती क्या है? रात दिन जला करती है। शायद ईश्वर ने उसे जलने के लिए बनाया है। मैं एक दिन खुद ही मैके पहुँचाए देता हूँ। उसे मज़ा तब आवे जब रुपयों की थैली दे दूँ और कुछ पूछूँ ना। उनका जिस तरह ही चाहे खर्च करे। सो यहाँ अपने बाप का भी विश्वास नहीं करते। वह क्या चीज़ है? कमला चला गया। दाननाथ भी उनके साथ बाहर आए और दोनों बातें करते हुए बड़ी दूर तक चले गए। सहसा कमला ने रुककर कहा, 9:30 बज रहे हैं, चलो सिनेमा देख आएं। दाननाथ, इतनी वक्त कम से कम 1 बजे तक होगा। नहीं साहब, आप जाएं, मैं जाता हूँ। कमला ने दाननाथ का हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीटते हुए कहा, अजी चलो भी, वहीं होटल में बैठकर खा लेंगे। तुम्हें मैनेजर ने मिलवाए हैं, बड़ा सोबती आदमी है, उसी के घर भोजन भी करेंगे। दाननाथ, नहीं भाई साहब, माफ़ कीजिए, बेचारी औरतें मेरी राह देखकर बैठी रहेगी। कमला प्रसाद, अच्छा, अगर एक दिन 12 बजे तक बैठी रहेंगी तो कौन मरी जाती है। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। दाननाथ ने 2-4 बार मना किया,
मगर कमला ने न छोड़ा। दोनों ने मैनेजर के घर भोजन किया और सिनेमा हॉल में जा बैठे, मगर दाननाथ को जरा भी आनंद न आता था। उनका दिल घर की ओर लगा था। प्रेमा बैठी होगी, अपने दिल में क्या कहती होगी, घबरा रही होगी, बुरा फंसा। कमला बीच बीच में कहता जाता, यह देखो चैपलिन आया, वाह वाह, क्या कहना है पट्टे, तेरे दम का जमुड़ा है। अरे यार, किधर देख रहे हो? अप्सरा, इस औरत को देखो। सच कहता हूँ, यह मुझे पानी भरने को नौकर रख ले तो रह जाऊँ। वाह, ऐसी ऐसी परियां भी दुनिया में है। एक हमारा देश खुसट है। तुम तो सो रहे हो जी, बड़ी मुश्किल से अवकाश आया। कमला तो पान और सिगरेट लेने चले। दाननाथ ने दरवाजे से निकलकर घर की राह ली। प्रेमा ने कही, बड़ी जल्दी लौटे, अभी 11 ही तो बजे हैं। दाननाथ, क्या कहूँ प्रिय, तुम्हारे भाई साहब पकड़ ले गए। प्रेमा ने तिनक कर कहा, झूठ मत बोलो, भाई साहब पकड़ ले गए। उन्होंने कहा होगा चलो भी जरा सिनेमा देख आए। तुमने एक बार तो नहीं कही होगी कि चुपके से चले गए होंगे। जानते तो थे कि बैठी रहेगी। दाननाथ, हाँ, कसूर मेरा ही है। मैं न जाता तो वह मुझे गोद में न ले जाते, परंतु मैं सील न तोड़ सका। प्रेमा जी, ऐसे ही बड़े सीलवान तो हैं आप। यह क्यों नहीं कहते कि वहाँ की बहार देखने को जी ललचा उठा। दाननाथ, कह लो जो चाहे, मगर मुझ पर अन्याय कर रही हो। मैं कैद से छूटकर भागा हूँ, बस इतना ही समझ लो। अम्मा जी भी बैठी हैं। प्रेमा, उन्हें तो मैंने भोजन करा के सुला दिया। इस वक्त जागती होती तो तुमसे डंडों से बातें करती, सारे शरारत भूल जाते। दाननाथ, तुमने भी क्यों न भोजन कर लिया? प्रेमा, सिखा रहे हो तो वह भी सीख लूँगी। भैया से मेल हुआ है तो मेरी दशा भी भाभी की सी होकर रहेगी। दाननाथ इस आग्रह में अनुराग से गद हो गए। प्रेमा को गले लगाकर कहा, नहीं प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें इस शिकायत का अवसर कभी न दूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ